नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम इतिहास के पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जो परीक्षार्थी के लिए जो सामान्य निर्देश दिए गए हैं उनको हम पढ़ के सुना रहे हैं। देखिए, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। अब हम खंड ऐसे इसकी शुरुआत करते हैं जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है हमें, वो प्रश्न है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा ये जो धौलावीरा राज्य है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2, यह है भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? इसके जनरल कौन थे? तो जनरल थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि स आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हरिसेन निम्न में से किसके राज्य कवि थे? तो हरिसेन किसके राज्य कवि थे? समुद्रगुप्त के। तो इसमें आंसर सही से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, हरिश्चरित के लेखक कौन थे? तो हरिश्चरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 दिया है, सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसके द्वारा कराया गया? यानी कि इसके ऑप्शन दे रखे हैं श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, रुद्रामन और बिंदुसार। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास में रुद्रामन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, प्रसिद्ध यात्री ज्यो विशिष्ट तेवनेरियर कहाँ का निवासी था? तो इसका जो सही आंसर है वो था फ्रांस का निवासी था। तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये अजोदन में स्थित है। तो हमारे पास में इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में अजोदन, यानी कि द आंसर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1236 में, 1336 में, 1256 में, तो देखिए, और 1356 में। तो इस नगर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1336 में, यानी कि ब आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 9, अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो रैयत शब्द का प्रयोग किसानों के लिए किया गया था। तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की थी? सहायक संधि जो व्यवस्था है वो किसने आरंभ की थी? ये लॉर्ड वेलेजली, यानी कि ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये रेलवे की शुरुआत के लिए जाना जाता है, क्योंकि 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, देखिए प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, महात्मा गांधी को किसने एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी? तो ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि द आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम रिक्त स्थानों की जो पूर्ति के लिए जो प्रश्न दिए जाएंगे प्रश्न नंबर 2 में, उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न दिया गया है, बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, जो यानी कि किस नदी के पास था? तो रावी नदी के पास में था। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में रिक्त स्थान बंदोबस्त लागू किया, यानी 1793 में ये दिया था 1793 में इस्तमरारी, यानी कि इस्तमरारी का बंदोबस्त किया था। प्रश्न नंबर ये दिया है। अगला प्रश्न है,
10 मई 1857 की दोपहर बाद छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। तो 10 मई 1857 को यानी कि मेरठ की जो छावनी थी उसमें सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर जो 4 दिया है, नव गौथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण रेगिस्तान टर्मिनस है जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। तो इसका जो आंसर है यानी कि उसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया। कौन सा हो जाएगा, विक्टोरिया इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन शहर में किया था। तो वो किया था लाहौर में। कहाँ किया था, लाहौर में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, शुरुआत में बम्बई रेगिस्तान टापुओं का इलाका था। किसका इलाका था, टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। तो शुरुआत में मुंबई कितने 7 टापुओं का इलाका था। अब प्रश्न नंबर 3 पे चर्चा करते हैं जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे गए हैं यानी कि एक ही पंक्ति में उनका आंसर हमें देना है। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर पहला है, अष्टधाई ग्रंथ किसने लिखा था। तो अष्टधाई जो ग्रंथ था वो लिखा था पाणिनि ने। प्रश्न सेकंड है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित थे। तो ये सातवाहन वंश से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 3 ये दिया है, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 4, किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। तो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने इनको मुगलकालीन नगरों को शिविर नगर कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि ये ग्रंथ है नलपिरा दिव्य प्रबंधन। ग्रंथ नलपिरा दिव्य प्रबंधन को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, जोतदार किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, बंगाल के धनी किसानों के वर्गों को जोतदार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 6, ये 7वां प्रश्न है, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई थी। तो ये पेश की गई थी 1813 में। प्रश्न नंबर 8, इतिहासकार महाभारत ग्रंथ की विषय वस्तु को किन 2 शीर्षों के अंतर्गत रखते हैं। तो इनको 2 शीर्षों के अंतर्गत रखते हैं, एक तो आख्यान और एक उपदेशात्मक, इन दोनों के अंतर्गत रखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अलबुर्नी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था। तो उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 10, फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा। तो फ्रांसिस जो बुकानन है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक रहा था। प्रश्न नंबर 11, अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था। तो अखिल भारतीय जो जनगणना थी उसका प्रथम प्रयास 1872 में किया था। प्रश्न नंबर 12, सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, सैनिटोरियम एक प्रकार के स्वास्थ्य रिसोर्स हैं जहां लोग विश्राम करने और इलाज कराने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें से प्रश्न नंबर जो 4 दिया गया है जो कि उत्तरात्मक जो प्रश्न के रूप में है, ये प्रश्न दिया है, सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो देखिए इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता में विलासिता की वस्तुओं में फैयांस यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ से बने लघु पात्र मिले जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। सेंचुरी से सर्वाभूषण भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर जो 5 दिया गया है, देवानन प्रिय व प्रियदर्शी का क्या अर्थ है। देवानंद प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। देवानंद प्रिय या प्रियदर्शी सम्राट अशोक द्वारा अपनाई गई क्या थी, उपाधि थी।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? मातृवंशिकता से आशय है वंश परंपरा का मां से जुड़ा होना। इस प्रकार मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। प्रश्न नंबर 7, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? तो इब्न बतूता के अनुसार नारियल का वृक्ष अनोखा आश्चर्यजनक वृक्षों में से है। ये बिल्कुल खजूर के वृक्ष जैसे दिखते हैं। नारियल से काष्ठफल प्राप्त होता है। नारियल मानव सिर जैसा है क्योंकि इसमें भी 2 आंखें व 1 मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है। इससे रस्सी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। 2 सूफी सिलसिले निम्न प्रकार हैं। कादरी सिलसिला, इनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर पड़ा। दूसरा है चिश्ती सिलसिला, इसका नामकरण इसके जन्म स्थान पर हुआ। चिश्ती नाम मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से लिया गया। प्रश्न नंबर 9, अमर नायक के कोई 2 अधिकार बताइए। अमर नायक के 2 अधिकार, नंबर 1 है अमर नायक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्पकर्मियों व व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। प्रश्न नंबर, और इसमें आगे है दूसरा, अमर नायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों एवं हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। प्रश्न नंबर जो 10 है उसको देखते हैं। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है गोपुरम मंदिर स्थापत्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी। विजयनगर के शासकों ने मंदिरों में विशाल गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार बनाए। राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार के सामने प्राय केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थी। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत मिल जाता था। प्रश्न नंबर 11 है ताल्लुकदार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी कि संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। प्रश्न नंबर 12, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन किसने और किस रियासत के बारे में कहा? उत्तर है इसकी, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। उपरोक्त कथन 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था। प्रश्न नंबर 13, आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए? आंसर दिया गया है गांधी जी प्रतिदिन कुछ समय चरखा चलाते थे और खादी से बने वस्त्र ही पहनते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या किया था? प्रोत्साहित किया। चरखा चलाने ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। इस प्रकार चरखे के साथ वे राष्ट्रवाद की स्थायी पहचान बन गए। प्रश्न नंबर जो 14 है 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या कदम उठाए? तो इसके लिए निम्न कदम उठाए। देखिए पहला जो दिया गया है इसमें से, विद्रोह का दमन करने के लिए कई कानूनी पारित किए गए। नंबर 2, पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। फौजी अफसरों के अतिरिक्त आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों को सजा देने का अधिकार दे दिया गया। विद्रोह की एक ही सजा थी, सजा-ए-मौत। आगे है इसमें प्रश्न, ये 3 नंबर है इसका, जनता में दहशत फैलाने के लिए विद्रोहियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया और तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। नंबर 4, ब्रिटेन से नई सैनिक टुकड़ियां भी मंगाई गई। 5, स्वामी भक्त जमींदारों को पुरस्कृत किया गया तथा विद्रोही जमींदारों को जमीनों से बेदखल किया गया।
15वां क्वेश्चन दिया गया है, किताब उल हिंद की विशेषताएं लिखिए, यानी कि बताइए। तो इसका उत्तर है किताब उल हिंद। नंबर 1 है, किताब उल हिंद अरबी में लिखी गई अल बिरूनी की किताब है। किसकी है? अल बिरूनी की। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। नंबर 2, इसमें धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानन, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन है। नंबर 3 है, इसमें एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया गया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ तुलना की गई। 4 नंबर है इसमें, यह ग्रंथ अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमेयता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16, लॉटरी कमेटी पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसका आंसर है 1857 में कलकत्ता में एक कमेटी बनाई गई जो सरकार की मदद से नगर नियोजन का कार्य करती थी। यह कमेटी धन की व्यवस्था, जनता के बीच लॉटरी बेचकर करती थी, इसलिए इसका नाम लॉटरी कमेटी पड़ा। लॉटरी कमेटी ने एक नक्शा बनाया जिससे कलकत्ता शहर की एक महत्वपूर्ण तस्वीर सामने आ सकी। इनके कार्यों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। अब हम खंड 6 पे चर्चा करते हैं। देखिए, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उन पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 17, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो इसका है उत्तर, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की निम्न विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं। नंबर 1, सिंधु सभ्यता के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। इन नगरों की आधार योजना, निर्माण शैली तथा नगरों की आवास व्यवस्था में समानता तथा एकरूपता दिखाई देती है। आगे देखिए, इसमें नंबर 2 है, इसमें नंबर 2 पॉइंट, नगरों की सड़कें तथा गली एक निश्चित योजना के अनुसार बनाई गई थी। ये सड़कें पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर थी। सड़कें पर्याप्त चौड़ी होती थी जो एक ही को समकोण पर काटती थी। नंबर 3, शहरों में नलियों का जाल बिछा हुआ था। वर्षा और मकानों के पानी को निकालने के लिए सड़कों में पक्की नालियां बनी हुई थी। ये नलियां ईंट पत्थर से ढकी रहती थी। समय समय पर इन नालियों की सफाई की जाती थी। प्रश्न नंबर 18, सिंधु सभ्यता के गृह स्थापत्य की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो देखिए इसका जो आंसर दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषताएं। नंबर 1 है भवन निर्माण। हड़प्पा सभ्यता के मकान एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। मकान प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। नंबर 2 इसमें दिया गया है, दीवारों पर प्लास्टर। दीवारों पर मिट्टी का प्लास्टर किया जाता था, कभी कभी जिप्सम का प्लास्टर भी किया जाता था। नंबर 3, आंगन, रसोई घर, स्नान घर आदि की व्यवस्था। मकानों में आंगन, रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, दरवाजे, रोशनदानों आदि की व्यवस्था रहती थी। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग अथवा आंगने का सीधा अवलोकन नहीं होता था। नंबर 4 दिया गया है, इसमें छतें। मकानों की छतें समतल थीं। ये लकड़ी की कड़ियों से बनाई जाती थी। सीढ़ियाँ, मकान एक से अधिक मंजिल के भी होते थे। छत अथवा ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए मकानों में सीढ़ियाँ होती थी। ये पक्की ईंटों की बनती थी। प्रश्न नंबर 19, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद के होने का कारण बताइए। तो उत्तर दिया गया, आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने के कारण। अब कारण नंबर 1 हम पढ़ते हैं, ये दिया गया है। पहला कारण है, मगध का प्रदेश बहुत उपजाऊ था। मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे से उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था।
नंबर 3, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे। ये हाथी मगध राज्य की सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। नंबर 4, गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। नंबर 5 जो कारण है, आरंभिक जैन और बौद्ध इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्नंद जैसे प्रसिद्ध महत्वाकांक्षी शासकों की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। प्रश्न नंबर 19, अभिलेखों से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इसके जो आंसर हैं ये दे रखा है। अभिलेखों से निम्नलिखित ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नंबर 1, अभिलेखों से विभिन्न शासकों के राज्यों की सीमाओं की जानकारी मिलती है। नंबर 2, अभिलेखों से हमें शासकों के नाम, उपाधियों, वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। नंबर जो 3 दिया गया है, देखिए इसमें नंबर 3 है, कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी उत्कीर्ण होती है। नंबर 4, अभिलेखों से भाषाओं और लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक ने धम्म, महामात्र, अंतमहामात्र, स्त्री अध्यक्ष, महामात्र, पतिवेदक आदि अनेक अधिकारी नियुक्त किए थे। प्रश्न इसमें छठा दिया गया है, आगे 6 नंबर, अभिलेखों में समकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जानकारी मिलती है। 7वां जो है पॉइंट, अभिलेखों से हमें तत्कालीन शासकों की विजयों, उपलब्धियों, चरित्र तथा व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 8वां पॉइंट है, हमें दानात्मक अभिलेखों से नगरों के रहने वाले बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी आदि के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 19 हमें जो दिया गया है यह है, महानवमी डिब्बा की विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1 है इसमें, महानवमी डिब्बा विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच है। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्णन से परिपूर्ण है। आगे नंबर 2 पॉइंट इसमें लिखा गया है, महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबंधित थे, जो उत्तरी भारत में दशहरा, बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि तथा महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। प्रश्न नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, इस अवसर पर निम्नलिखित अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। नंबर 1 है मूर्ति पूजा। नंबर 2 राज्य के जो अश्व है उसकी पूजा। नंबर 3 भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि। नंबर जो 4 पॉइंट इसमें दिया गया है वो है, इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे नृत्य, कुश्ती की प्रतिस्पर्धा, साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों, सैनिकों की शोभा यात्रा, प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा सम्राट और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट। प्रश्न नंबर जो 19 है ये दिया गया है इसमें,